हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो से हम ईडियम्स और फ्रेजेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहना है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप उस समय वीडियो को जो भी लिखा होता है वीडियो में, कोई सेंटेंस एग्जाम्पल, आप उसे पढ़े ज़रूर, रीड किया करें साथ के साथ। आप चुप ना बैठे रहा करें। अगर आप चुप रहकर वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा हमें सब समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे। 2-3 टॉपिक के बाद आप वीडियो को पॉज कर दें, उनको रिमाइंड करें कि अभी मैंने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं। सेम आपको फ्रेजल वर्ब की वीडियो के साथ करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, कम कंज्यूम करेंगे कंटेंट, लेकिन जो भी करेंगे वो सॉलिड रहेगा और हमेशा के लिए शायद आपके दिमाग में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला ईडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। अब इसे समझने के लिए पहले इसके ओरिजिन को समझते हैं। ये एक इमेज देखिए। एप्पल पाई एक डिश होती है जिसमें एप्पल की स्लाइसिस को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि स्लाइसिस कितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं। बस यही से ये मुहावरा बन गया। अगर कोई भी चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नीट है, टाइडी है, तो कहना शुरू कर दिया कि एप्पल पाई ऑर्डर में है। अब आप इसके मीनिंग को देखिए। अ प्लेस दैट इज़ नीट, टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो एप्पल पाई ऑर्डर कहलाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द रूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर आफ्टर क्लीनिंग। सफाई के बाद रूम एप्पल पाई ऑर्डर में थे, यानी वेल ऑर्गेनाइज था। इसका मीनिंग ये आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एसएससी और सीजीएल के एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे लगता है, वो हम जो डेली यूज़ वाले इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वही देते हैं वो। अगर उन्होंने एक बार एग्ज़ाम में एप्पल पाई ऑर्डर दे दिया है तो हो सकता है वो इसे ना रिपीट करके इसके सेम मीनिंग वाले किसी इडियम को रिपीट करें। तो मैंने यहाँ पर ये किया है कि इसी के जैसे जो और मीनिंग वाले, मिलते जुलते मीनिंग वाले इडियम मुझे मिले, वो मैंने उन इडियम के साथ ही लगा दिए। सबसे पहले है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी वही है, साफ सुथरा, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड टाइडी, इन टिप टॉप शेप। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा और ये भी समझ आ गया होगा। इन टिप टॉप शेप, टिप टॉप शेप में है कोई चीज़, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये शिप शेप और ब्रिस्टल फैशन, इनके पीछे ये दोनों ईडियम एक ही दूसरे से रिलेटेड है। इन दोनों के पीछे एक कहानी है। ब्रिटेन का एक फेमस पोर्ट था ब्रिस्टल। ये 16th या 17th सेंचुरी की बात है। उस समय वहाँ पर टाइड्स बहुत आते थे, एक टाइडल जोन था, तो जिससे क्या होता था, शिप टूट जाते थे या फिर उनका सामान इधर उधर गिर जाता था। तो उससे बचने के लिए वहाँ के लोगों ने एक अच्छे तरीके से उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना शुरू किया, जैसे भी किया होगा, और सारी शिप की शेप को ना चेंज किया ताकि वो टाइड में टूटे नहीं, क्रैक ना आए, ये सामान ना गिरे। इस तरीके से उन्हें बनाया तो वो बहुत ही मजबूत बने और स्ट्रॉन्ग बने, और सारे ही शिप को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया जाता था। और ये बहुत ही बड़ा पोर्ट भी था। तो तब से एक मुहावरा वहाँ से चलना शुरू हो गया। कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और नीट टाइडी जगह होती थी तो वहाँ से ये ब्रिस्टल फैशन और शिप शेप, ये दो मुहावरे आने लगे। मीनिंग इनका यही है, इनसे मिलता जुलता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। अब इसको समझने के लिए ना इसके मीनिंग को ध्यान से समझिए। देखिए, किसी भी ईडियम को समझने के लिए उसके मीनिंग को ज़रा गौर से समझ लो, वो कहना क्या चाह रहा है, तो हम उसके रियल मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अ बर्ड इन द हैंड, एक हाथ में कोई पक्षी है, यानी कोई शिकारी है जो ऑलरेडी उसने एक पक्षी पकड़ लिया है, उसके पास है। अब दो जो झाड़ी में है उसकी नज़र उस पर है कि वो मेरे हाथ लग जाए। अब उसके चक्कर में क्या होगा, जो उसके हाथ में ऑलरेडी एक पक्षी है वो भी उड़ जाएगा, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जो थोड़ा कुछ भी हमारे पास है पहले हम उसे संभाल लें, ज़्यादा बड़े के चक्कर में पड़कर जो हमारे पास है वो भी गंवा देंगे। तो आप इस मीनिंग से और इसे समझ सकते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, आप इसके इंग्लिश मीनिंग को आप ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इस इडियम का मीनिंग क्या है। इट्स बेटर टू हैव अ स्मॉल सिक्योर्ड एडवांटेज दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर वन। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये देख लेते हैं। ऑल्दो शी हैड अ गुड जॉब, शी इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर वन, बट हर फ्रेंड एडवाइसेस हर दैट अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश।
यद्यपि उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, फिर भी वह एक बेहतर नौकरी की तलाश कर रही है। अब इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि वो क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड एडवाइस करती है कि भाई दैट अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, यानी कि बिगर पॉसिबिलिटी के चक्कर में जो छोटी मोटी चीज़ आपके हाथ में ना, वो भी कहीं ना निकल जाए। बड़ा तो कुछ हाथ लगे ना, और जो छोटा है वो भी हाथ से निकल जाए। तो वो उसे एडवाइस कर रही थी। तो यहाँ पर ये ईडियम फिट बैठ रहा। ये जो ईडियम है, इससे मिलते जुलते जो मीनिंग रखने वाले और ईडियम हैं उनको भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, जब मीनिंग एक दूसरे से रिलेट करेगा तो हमें याद रखने में आसानी होगी। तो ये पहला है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब इसको भी ना इसी तरीके से समझते हैं कि पहले वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग क्या आ रहा है। कोई आदमी खुश हो रहा है कि जितने अंडे हैं उतने ही उसमें से चिकन्स निकल जाएंगे, तो वो ये सोच के खुश हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अंडों की क्वांटिटी देखकर खुश मत हो, जब तक वो हैच नहीं होते हैं, तब तक उसमें से चूज़े बाहर नहीं निकलते, तब तक खुश मत हो कि हो सकता है कुछ अंडे टूट जाएं, खराब हो जाएं, पता नहीं क्या हो। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही आता है कि बहुत ज़्यादा आशाएं मत लगाओ, कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो आप बैठ के फिर दुखी होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीनिंग रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हिंदी मीनिंग आएगा, सब कुछ दाव पर मत लगाओ। हो सकता है कई बार सेंटेंस में डोंट ना दे रखा हो और ये लिखा हो सिर्फ पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और मीनिंग आपसे पूछा हो, यानी कि जो भी आपके पास सेविंग है, जो भी है आपके पास, सबको एक साथ ही दाव पे लगा दिए, एक ही बार में रिस्क ले लिया। तो ऐसा कभी ना करें। नेक्स्ट है, अ श्योर थिंग इज़ बेटर देन अ मे बी। अ श्योर थिंग यानी कि जो श्योर है, जो है वो ज़्यादा बेटर है मे बी से, यानी कि हो सकता है, अभी आगे पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जो अभी है, जो वास्तव में है, वो ज़्यादा बढ़िया है आगे होने की संभावना से। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं थोड़े से मीनिंग रिलेट करते हैं, और ये भी हाथ के हाथ आपके ये 3 इडियम और हो गए हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, कंटेंशन का मतलब ये होता है विवाद, कलह। बोन यानी कि उसकी मेन रूट क्या है, जड़ क्या है, कहाँ से ये आ रहा है। तो जड़, झगड़े की जड़ या वजह। तो इसके तो मीनिंग से ही पता लग रहा है कुछ ऐसा है, एकदम से क्लियर मीनिंग निकल के आ रहा है। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये ज़रा देख लेते हैं। अ न्यू पॉलिसी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द एम्प्लॉयज़। जो नई पॉलिसी है वो एम्प्लॉयज़ के बीच झगड़े की वजह बन गई है, उस पर बहसबाजी चल रही है, सब में झगड़ा होने लगा है आपस में। बोन ऑफ कंटेंशन। अब इसी से रिलेटेड यानी इस जैसे ही मीनिंग वाले और भी बहुत सारे इडियम हैं, उनको भी देखें। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मीनिंग बिल्कुल वही है। अब बोन ऑफ कंटेंशन सेम है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों सेंटेंसेस में। यहाँ पर हम अ बोन ऑफ कंटेंशन की जगह हम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द न्यू पॉलिसी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग दी एम्प्लॉयज़। ठीक, अब इसके ओरिजिन को समझें तो इसके पीछे एक कहानी है, कोई ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। उस कहानी पे हम ज़्यादा नहीं जाते। कोई एक झगड़े की ना देवी होती है उनके यहाँ, उसको शादी में इनवाइट नहीं किया जाता है, तो वो कुछ मंत्र वंत्र फूँक के एक एप्पल फेंक देती है वहाँ पर, तो और उस वजह से वहाँ पे सब में झगड़ा होने लगता है। अब इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, इस माइथोलॉजी की कहानी को ना समझे तो वैसे भी एक एप्पल है, 4-5 बच्चे हैं और सब में लड़ाई हो रही है कि एक एप्पल किसको मिलेगा, तो आपस में लड़ाई हो गई उनमें। तो वो झगड़े की जड़ क्या है, एप्पल है। अ सोर पॉइंट, सोर माने कुछ घाव, घाव यानी कि जो घाव है, जो चोट है, उसका पॉइंट कौन सा है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो घाव है, उसका जड़ क्या है, यानी कि उसकी वजह क्या है। ये भी मैच हो रहा है। अ थॉर्न इन द साइड, थॉर्न क्या होता है, कांटा होता है। कांटा कहीं साइड में जरा सा भी, छोटा सा भी कांटा लो, कहीं ना कहीं चुभता रहेगा। एक तरीके से अगर हिंदी में बोले ना इसको, तो हिंदी में इसका मीनिंग आता है जी का जंजाल। एग्जैक्ट मीनिंग तो आपके ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का आता है, जो इससे मैच करता है। बाकी के ना थोड़े बहुत इनसे रिलेट कर रहे हैं। ये एक अच्छा है, अ थॉर्न इन द साइड यानी कि जी का जंजाल। ये मुद्दा तो जी का जंजाल बन गया है। एट 6s and 7s, इसका मीनिंग होता है इन स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, उलझन, असमंजस की स्थिति। इन डिसऑर्डर यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल अस्त व्यस्त होना। अभी हमने पढ़ा था एप्पल पाई ऑर्डर, कोई चीज़ वेल ऑर्गेनाइज थी, सही तरीके से थी।
अब ये यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है सब मामला, ठीक है। लेकिन बिल्कुल उसका ऑपोजिट नहीं है, थोड़ा स्टेट है कि हमारे मन की स्थिति भी अस्त व्यस्त हो रखी है, असमंजस की स्थिति हो रखी है, कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है। तो वो होता है एट 6s एंड 7s, ना तो 6 पर है ना 7 पर है, कन्फ्यूजन में है। इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, ये ज़रूर ध्यान से देखिए। When the power went out, the office was at 6s and 7s until the backup generators kicked in. अब इसका मीनिंग है जब ऑफिस में पावर चली गई यानी कि बिजली चली गई तो क्या हुआ, ऑफिस ना सारा अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही वहाँ पे बिजली चली गई क्या हुआ, सारा ऑफिस अस्त व्यस्त हो गया। Until the backup generators kicked in, कब तक, जब तक कि जो बैकअप जनरेटर्स थे वो स्टार्ट नहीं हुए। अब ये किक्ड इन क्या है, किक्ड इन एक वही फ्रेजल वर्ब जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है स्टार्ट होना। इसको भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं हम। बाइक, जो लोग बाइक चलाते हैं, मैंने तो नहीं चलाई है, लेकिन बाइक में किक लगानी पड़ती है और जब किक लगाते तभी वो स्टार्ट होती है, तो किक्ड इन, स्टार्ट करना। बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे, तो ठीक है। अब इससे रिलेटेड यानी इससे जो सेम मीनिंग वाले कुछ मिलते जुलते और इडियम हैं उनको देख लेते हैं। अब इससे मिलते जुलते ही मीनिंग वाले और इडियम्स को देख लेते हैं। अप इन द एयर, अनसर्टेन। अप इन द एयर यानी कि कोई चीज़ हवा में है, एयर में है। जब हम सिक्का उछालते हैं, जब तक वो हवा में रहता है, एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है, अनसर्टेन रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, पता नहीं होता ना, अनसर्टेन। तो बस उसी से ये अप इन द एयर मुहावरा लिया गया है, हवा में है। प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, यानी योजनाएं, जो प्लान है वो अभी अनिश्चित हैं, उनका कुछ भी पता नहीं कैसे होगा। इसी से रिलेटेड इन अ टिजी, सेम मीनिंग, असमंजस की स्थिति। इन अ मडल, मडी यानी कीचड़ में फंसे हुए, उलझन में, समस्या में, एक ही जगह फिक्स हो गए हैं। इन अ पिकल, इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब ही होता है एक जगह अटके रहना, फिक्स हो गए एक ही जगह। सेम जैम, इन अ जैम, एक जैम में फंस गए आप। इन अ टेंगल, टेंगल यानी कि किसी गांठ, किसी उलझन में फंस गए। सेम ही मीनिंग आ रहे हैं, बड़े आसानी से इनके मीनिंग आप निकाल लेंगे। इन अ हेज, इन अ फॉग, इन अ डेज एट सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ बर्ड्स आई व्यू। पहले इसको समझते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए, किसी भी जगह को देखने के लिए, ओवरऑल देखने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। हम जितना करीब से जिस चीज़ को देखते हैं उसके एक पॉइंट को फोकस कर पाते हैं, ओवरऑल नहीं देख पाते। हमें अगर किसी शहर को देखना है तो बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से हमें पूरा शहर दिखाई देगा, उसका पूरा मैप दिखाई देगा। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पक्षी ही थे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जाकर बैठा करते थे और आसमान में उड़ते थे। तो वहाँ से वो जो भी देखते थे वो उन्हें पूरा दृश्य दिखाई देता था, विहंगम दृश्य दिखाई देता था। तो बस वहीं से ये ईडियम आया है, अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि हमें इतना बड़ा पूरा दृश्य चाहिए इसका, यानी कि पूरा देखना, पूरी समझ लेना, हर तरफ से उसकी बारीकी जांच लेना। बस यही है बर्ड्स आई व्यू, ओवरऑल समझ लेना, प्लान को पूरा समझना, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में, 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप समझिए कि कैसे यूज़ किया है। द ड्रोन प्रोवाइडेड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया। ड्रोन से हमें क्या मिलता है, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, उसका एक ओवरऑल पूरा व्यू देखने को मिलता है, पूरी समझ आती है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। The architect's design provided a bird's eye view of the proposed building. बिल्डिंग के डिज़ाइन को पहले एक 3D मॉडल के रूप में देता है, जिससे हम उसे पूरा देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये टावर बनेगा, यहाँ पर पार्क बनेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा, वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ बन रहा है वो हमें एक मॉडल बना के देता है। तो हम उसका ओवरऑल सारा व्यू देख लेते हैं, यानी कि एक बर्ड्स आई व्यू। क्लियर? ये तीनों भी सेम मीनिंग ही देते हैं, अ पनोरामिक व्यू, अ हेलीकॉप्टर व्यू, अ मैक्रो व्यू। इनके नाम से ही पता लग जाता है। अ ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र में एक बूंद क्या ही कर लेगी। हिंदी में हमारा मुहावरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट इतना बड़ा होता है, उसके मुंह में एक जीरे से क्या होगा, क्या उसकी भूख मिट पाएगी। लेकिन हम ये भी कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर भरता है, यानी कुछ तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस कर रहा है, अ ड्रॉप इन दी ओशन। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ किया है, दिस डोनेशन इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन बट स्टिल इट्स समथिंग। ये जो डोनेशन है, दान है, वो बस एक
समुंदर में एक बूंद के समान है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो है ही। देखिए इसको जब ये हमारे हिंदी वाले ईडियम से कनेक्ट हो रहा है, मुहावरे से, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? इसके मीनिंग से भी समझ आ रहा है, ओशन में एक बूंद क्या ही कर लेगी। इसके ये 2 ईडियम और हैं जो इससे सेम मीनिंग रखने वाले हैं। अ ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड होता है रेत। अब रेत के एक दाने से क्या हो जाएगा, है ना, वही मीनिंग दे रहा है। ऊँट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द बकेट, सेम मीनिंग दे रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिन मछली। अगर मछली अगर पानी से बाहर है तो क्या होगा, तड़पेगी, परेशान होगी, यानी कि अनसूटेबल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में अब वो है वो उसको सूट नहीं कर रहा है। आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू सिटी, सेम मीनिंग वाले हैं। लाइक अ डक आउट ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लाइक स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, देखिए स्क्वायर पैग है, अब इसको आप फिट करिए। कोई स्क्वायर पैग है, अब वो हो जिसमें फिट करना है वो राउंड होल है, तो वो तो उसमें फिट हो ही नहीं सकता, यानी कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में वो फिट ही नहीं हो रहा है। सेम ही मीनिंग दे रहे हैं ना, अ फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक अ डक आउट ऑफ वाटर, लाइक स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। आई होप क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो नंबर 8 पर मैंने लिया है अ फ्लैश इन द पैन। अगर आप इसे देखेंगे और इसे याद भी कर ले तो हो सकता है ये आपको याद ना रहे। अ फ्लैश इन द पैन, पैन तो वो होता है ना जिसमें हम बर्तन वगैरह होता है, जिसमें हम कुछ खाने का पकाते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। अब इसके ओरिजिन को समझिए। देखिए पहले एक टाइप की बंदूक यूज़ होती थी जिसे शायद मस्कट बोलते थे, बहुत बड़ी सी, उनके अंदर गन पाउडर भरा जाता था। अब उसके नीचे ना एक कटोरी टाइप लगी हुई होती थी जिसे पैन बोलते थे, जिसको पैन बोलते थे। अब कई बार क्या होता था, वो गन पाउडर बाहर ना निकल कर, मतलब एक अच्छा फायर ना करके वहीं पे फूट जाता था, वहीं पे एक चमक सी आती थी और उस पैन में ही निकल जाता था सारा। एक चमक आती थी फ्लैश और पैन में निकल जाता था। जैसे हम कई बार पटाखे जलाते हैं और पटाखे हमारे फुस हो जाते हैं, उसी तरीके से अ फ्लैश इन द पैन, यानी कि क्षणिक सफलता, 4 दिन की चांदनी। अब आप समझ जाएंगे और इसे कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देखिए। द न्यू रेस्टोरेंट वॉज अ फ्लैश इन द पैन, इट क्लोज्ड आफ्टर अ मंथ। जो नया रेस्टोरेंट था वो बस 4 दिन की चांदनी ही था, क्योंकि 1 महीने बाद वो बंद हो गया। ये थोड़ी दिन की ही सफलता थी उसकी, शुरू में तो अच्छा चला लेकिन 1 महीने बाद वो बंद हो गया। कुछ ऐसे इडियम हैं जो बिल्कुल सेम ही मीनिंग देते हैं। वन हिट वंडर, जो स्पेशली जो एक्टर होते हैं या कोई म्यूज़िक से रिलेटेड सिंगर, डांसर, उनके करियर से रिलेटेड वन हिट वंडर यूज़ किया जाता है। ठीक है। 9 डे वंडर, सेम ही मीनिंग है, बस 9 दिन का ही, 9 दिन की ही चांदनी या कुछ, बस 9 दिन की सफलता। फ्लीटिंग सक्सेस, यानी कि तैरती हुई सक्सेस, कहीं स्थिर नहीं है, कुछ नहीं पता, क्षणिक है। क्लियर है? सेम ही मीनिंग दे रहे हैं। आई होप समझ आए होंगे। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसे सभी जानते होंगे। सुनहरा अवसर। एग्जाम्पल देख लीजिए। विनिंग द स्कॉलरशिप वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्टडी अब्रॉड। स्कॉलरशिप जीतना मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था अब्रॉड पढ़ने के लिए। क्लियर है? सेम मीनिंग वाले जो इडियम्स हैं वो देख लीजिए। अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैच कर रहा है। अ लकी ब्रेक, अ हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी, अ टर्निंग पॉइंट। किसी का भी मीनिंग ऐसा नहीं आ रहा जो आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत आसानी से इन्हें पढ़ के आराम से समझ लेंगे कि सभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से मैच कर रहे हैं, यही मीनिंग दे रहे हैं। लास्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। एक नट यानी जो बहुत ही हार्ड है और उसे तोड़ना, हाथों से तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना या कोई पर्सन होना जिससे डील करना बड़ा मुश्किल हो, किसी व्यक्ति या समस्या को समझना मुश्किल हो। शी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक बट आई एम डिटरमिन्ड टू विन हर हार्ट। उसे समझना बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं डिटरमिन हूँ उसका दिल जीतने के लिए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड यानी सेम मीनिंग रखने वाले और जो इडियम है उनको देख लेते हैं। हार्ड टू पिन डाउन, ये भी वही मतलब हो गया। अ हार्ड नट टू क्रैक। देखिए हार्ड नट भी हो सकता है और इसकी जगह
टफ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, खेतों में जो क्यारियाँ होती हैं जिसमें हम फसल उगाते हैं, वहीं बीच में घास फूस भी उग जाते हैं, तो उनको जो उखाड़ फेंकना होता है उसको कहते हैं हो करना, यानी कि तो वो ऐसी एक बहुत ही कठिन रो है जिसमें बहुत सारी घास फूस है और उखाड़ना बड़ा मुश्किल काम है, यानी टफ रो टू हो। वही मीनिंग आ गया, किसी समस्या को बड़ी मुश्किल से ही समझना। अब ब्रिक वॉल, आगे ईंट की दीवार आ गई। अगर कुछ और होता तो हम उसे हटा देते, अगर ब्रिक वॉल है तो वो भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अ डिफ़िकल्ट पिल टू स्वलो और वी कैन से अ बिटर पिल टू स्वलो। अगर कोई कड़वी गोली होती, जब हम दवाई खाते हैं, अगर वो कड़वी हो या बहुत बड़ी हो साइज़ में, तो उसे स्वलो करना बड़ा मुश्किल काम होता है, डिफ़िकल्ट होता है ना, यानी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। हम उस गोली को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मुंह हमारा सारा कड़वा हो जाता है, तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, समझना मुश्किल हो। यहाँ पर एक्सेप्ट करना, अ स्टीप लर्निंग कर्व, ये थोड़ा सा अलग मीनिंग देता है और थोड़ा सा मिलता जुलता भी। अब ध्यान से समझिए, स्टीप लर्निंग कर्व का मतलब होता है कुछ सीखना, नया सीखना। और जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आती हैं, यानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा मीनिंग ये भी आ रहा है और थोड़ा सा अलग है, अ स्टीप लर्निंग कर्व। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ऑन अ स्टीप लर्निंग कर्व इन द न्यू जॉब, यानी नई जॉब में हूँ तो वहाँ मुझे कुछ नया सीखना पड़ रहा है, जिसमें अब कुछ नया सीखते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है आई एम ऑन अ स्टीप लर्निंग कर्व इन द न्यू जॉब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये ईडीएम की वीडियो बनाने के लिए अनिकेत सिंह जी ने पर्सनली मुझे ईमेल किया था। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझे ईडीएम की वीडियोस बनाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे 1 साल से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। और फेस वीडियो बनाने के लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं हो पा रहे थे कि हम वीडियो शूट कर पाते। अभी वो सारी स्थितियाँ हो गई हैं, जैसे भी बन रही हैं वीडियो, लेकिन बन पा रही हैं। तो अभी मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम तक जल्दी से जल्दी और वीडियो लाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ईडीएम और फ्रेजेस को कवर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।